हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन डीएम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से हम दोबारा आ चुके हैं। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, राज व्यवस्था के मौलिक अधिकार चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं। पिछले क्लास में हम अनुच्छेद 15 पढ़ा रहे थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद 16। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार पढ़ रहे थे, राइट टू इक्वालिटी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 16। देखेंगे अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसे और अच्छे से कहें तो रोजगार में अवसर की समानता। इसका वर्णन कहाँ है? तो आर्टिकल 16 में अवसर की समानता है, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखेंगे अनुच्छेद 16 का खंड 2 महत्वपूर्ण है। देखेंगे अनुच्छेद 16 का खंड 2 में क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, उद्भव, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 16 का 3 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सरकार नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखेंगे दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती चल रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के दौरान बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शुरू में अदर स्टेट के लोगों को इस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया था। बाद में आयोग ने जो है अदर स्टेट के लोगों को भी शामिल कर लिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो थे, अभ्यर्थी थे, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आर्टिकल 16 का खंड 2 स्पष्ट रूप से कहता है जाति, धर्म, निवास स्थान। देख लेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है निवास स्थान के आधार पर राज्य सरकार भेदभाव नहीं कर सकता है। इस तरह से बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया था वो संविधान के आर्टिकल 16 के 2 के तहत किया था। अगर इसको लिखना चाहते तो लिख लेंगे अनुच्छेद 16 का 2 में कहता है जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखेंगे आर्टिकल 16 जो है ये अपवाद है। अनुच्छेद जो है 16 के खंड 3 क्या कहता है? सरकार ने, देखेंगे अनुच्छेद 16 का 3 में, आर्टिकल 16 का 3 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर संसद रूल बनाता है तो, अगर संसद नियम बनाता है तो राज्य जो है राज्य नियोजन में निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। राज्य भेदभाव कर सकता है। देखेंगे आर्टिकल 16 का खंड 3 में कहा गया है राज्य नियोजन में अगर चाहे तो निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। लेकिन भारतीय संसद ने 1957 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अब कोई भी राज्य निवास के स्थान पर किसी भी व्यक्ति का नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखना चाहते थे, लिख लेंगे। जो आर्टिकल 16 का खंड 3 था, इसे संसद ने 1957 में यह जो निवास के स्थान पर जो भेदभाव था उसे समाप्त कर दिया गया है, लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16 का खंड 4।
देखेंगे अनुच्छेद 16 का खंड 4 क्या कहता है। देखेंगे आर्टिकल 16 का खंड 4 में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। आरक्षण की बात करता है। वो किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? तो देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का खंड 4 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान करता है, जो कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक, देख लेंगे जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए आर्टिकल 16 का खंड 4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखेंगे संविधान लागू होने के तुरंत बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दे दिया गया था। पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित रखा गया था। तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। देखेंगे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में पहला फर्स्ट ओबीसी कमीशन का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। देखेंगे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में गठन किया गया था? लिखना चाहते तो लिख लेंगे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में, फर्स्ट ओबीसी कमीशन का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट को 1955 में 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लेकिन इस आयोग के रिपोर्ट को सरकार ने लागू नहीं किया, क्योंकि इस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया इसमें स्पष्टीकरण नहीं हुआ किसे पिछड़ा वर्ग माना जाए, किसे नहीं माना जाए। देख लेंगे, फिर से बता रहे हैं, आर्टिकल 16 का खंड 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है, जो किस आधार पर दिया जाएगा? शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण देने की बात की गई है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने 1953 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसे लिख लिए हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, आगे हम इससे मिटाएंगे। ठीक है। देखेंगे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में, दूसरा पिछड़ा सेकेंड ओबीसी कमीशन का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में गठन किया गया था। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया। बीपी मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया। इस आयोग ने देश के 3743 जाति को ओबीसी माना। साथ ही साथ इस आयोग ने बताया देश के कुल आबादी में इस आयोग ने, मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया, इसने बताया कि देश की कुल आबादी में 53% ओबीसी है। देश की कुल आबादी में 53% ओबीसी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी मात्र 4% है। इसलिए समानता लाने के लिए बीपी मंडल कमीशन ने बीपी मंडल कमेटी ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया। इसे लिख लेंगे, किस आयोग ने? बीपी मंडल कमीशन ने पहली बार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया। कब दिया? 1980 में।
इसने कितने जाति को, तो 3743 जाति को इसने ओबीसी माना था। देखेंगे 1980 में इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया था, लेकिन पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण दिए गए थे कब से लागू हुए, तो देखेंगे जब देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, तब जो है 1990 से ओबीसी को 27% जो दिए गए थे वो लागू हुए, 1990 से लागू हो गए, लिख लेंगे 1990 से लागू हुए। देखेंगे लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ही थे, नाम था, क्या नाम था आप लोग बता सकते हैं, क्या नाम था? 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है, मामला का नाम रहता है, देखेंगे आरक्षण को लेकर मामला जाता है, मामला रहता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो कि आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को वैध ठहराया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% दिए जाने आरक्षण को वैध ठहराया। साथ ही साथ यह आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत में किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, जो पिछड़े वर्ग के वे लोग जो मलाईदार तबका के, अर्थात जो संपन्न हैं यानी क्रीमी लेयर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आरक्षण ले लेता है तो उसे दोबारा आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला दिया, इसे लिख लिए, ठीक है। देखेंगे तत्पश्चात भारत सरकार ने 1993 में रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसे क्रीमी लेयर कहा गया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। इस आयोग ने कहा कि जिसके अभिभावक प्रशासनिक सेवा में हैं, जिनके अभिभावक न्यायिक सेवा में हैं, या जिनके अभिभावक का वार्षिक इनकम 1.5 लाख रुपया से अधिक है, 1.5 लाख रुपया से अधिक है, उन्हें ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर से सुनेंगे, जिनके अभिभावक न्यायिक सेवा में हैं, जिनके अभिभावक प्रशासनिक सेवा में हैं, या जिनके अभिभावक का वार्षिक इनकम 1.5 लाख रुपया से अधिक है, उन्हें ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसे बाद में बढ़ाकर समय समय पर बढ़ाया गया। 2.5 लाख हो गया, फिर 4.5 लाख हो गया, फिर 6 लाख हुआ। वर्ष 2017 में ओबीसी के लिए वार्षिक इनकम 8 लाख रुपया निर्धारित किया गया। इस प्रकार से वर्तमान में ओबीसी को, जिनके अभिभावक का इनकम 8 लाख से अधिक है, उन्हें ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाते हैं। ओबीसी से कम आय वाले को आरक्षण का, ओबीसी के तहत मिलने वाले आरक्षण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। देखेंगे, इसे मिटा दें,
आप लोग लिख लिए हैं? देखेंगे 77वां संविधान संशोधन, देखेंगे 1992 में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था जो पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 77वां संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में आर्टिकल 16 का खंड 4 का क जोड़ा, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य अगर चाहे तो अपर लेवल में यदि पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16 का खंड 4, ठीक है। साथ ही साथ सरकार ने 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में यह प्रावधान किया कि आर्टिकल 16 का खंड 4 का ख जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि जो बैकलॉग बहाली में आरक्षण जो है 50% से भी ज़्यादा हो सकती है, वह वैध होगा, अवैध नहीं होगा। यहाँ तक लिख लिए? आगे बढ़ा जाए? अगर लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आगे हम लोग देखते हैं, एक मामला आया शादी का मामला आया, शादी को मुद्दा बनाया गया, शादी में आरक्षण की बात आया। इसमें मामला क्या है, अगर उच्च वर्ग की कोई महिला अगर निम्न वर्ग के लड़का से शादी करती है तो उसे क्या आरक्षण मिलेगा। तो देखेंगे ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। अगर कोई उच्च वर्ग की महिला यानी समान वर्ग की महिला अगर SC ST से विवाह करती है, ST SC से विवाह करती है, तो उन्हें ST SC को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनके होने वाले संतान को इसका लाभ मिलेगा। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बोला भारत में जाति का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला भारत में जाति का निर्धारण जन्म से होता है, न कि विवाह से। देख लेंगे इस बात को फिर ध्यान से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत में जाति का निर्धारण जन्म से होता है, न कि विवाह से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई समान वर्ग की महिला अगर निम्न वर्ग से, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसके होने वाले संतान को उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहां तक आप लोग लिख लिए? आगे बढ़ा जाए? अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेंगे। देखेंगे अगला जो है पॉइंट अनुच्छेद 16 से ही संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण है। देखेंगे सरकार ने 2016 में एक संशोधन किया, उस संशोधन को बोलते हैं निःशक्त जन अधिनियम। देखेंगे 2016 में सरकार ने क्या संशोधन किया, निःशक्त जन संशोधन विधेयक, निःशक्त जन संशोधन विधेयक 2016। इसके तहत देश के विकलांगों को अब दिव्यांग कहा जाने लगा। देख लेंगे, दिव्यांग कहा जाने लगा। सरकार ने एक बिल लाया 2016 में, निःशक्त जन अधिनियम 2016, जिसके तहत देश के विकलांगों को दिव्यांग कहने जाने लगा। साथ ही साथ दिव्यांगों को जो आरक्षण 3% दिए जाते थे, अब उन्हें आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया गया। साथ ही साथ अगर दिव्यांगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है। साथ ही साथ जो दिव्यांगों के श्रेणी था, जो पहले 7 थे, अब दिव्यांगों को श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। दिव्यांगों की श्रेणी, इसको लिख सकते हैं, दिव्यांगों के श्रेणी अभी कितने हैं, तो 21 हैं। देखेंगे फिर से बोल रहे हैं, निःशक्त जन अधिनियम 2016 के तहत विकलांगों को दिव्यांग कहा जाने लगा। साथ ही साथ उन्हें 4% आरक्षण को बढ़ाकर 16% कर दिया गया। सॉरी 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया।
और दिव्यांगों की श्रेणी को भी 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग? चलिए इसको मिटा देते हैं। देखेंगे आरक्षण की श्रेणी में फिर से 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, इसके तहत जो है अधिनियम बना 103वां। 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बना 103वां। इसके तहत आर्टिकल 16 का खंड 6 जोड़ा गया। इसमें समान वर्ग के वैसे लोग, सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंट का है, 2019 में ही हुआ, लेकिन करेंट में है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो है 124वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जो कि अधिनियम बना 103वां। आर्टिकल 16 का खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें समान वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अर्थात EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार से यह रहा अनुच्छेद 16। फिर से हम लोग अगले वीडियो में जो है अनुच्छेद 17 और 18 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं इस बात को कहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। हम लोग जो है इस कड़ी में आप लोगों को देखे होंगे, आप लोग साइंस का वीडियो डाला जा चुका है, राज्य व्यवस्था का डाला जा चुका है, फिर से हम लोग इतिहास और करेंट अफेयर्स भी जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू।